प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त सफेदपोशों व नौकरशाहों के खिलाफ रोज नए खुलासे जनता के सामने आने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। अधिकारियों की पहल पर राज्य सरकार ने क्रिमिनल लॉ बिल 2017 यानी दंड प्रक्रिया संहिता अध्यादेश 2017 को 7 सितंबर 2017 को लागू किया। बिल के लागू होते ही नेताओं व नौकरशाहों के खिलाफ सामने आ रहे खुलासों पर तो लगाम लग गई, लेकिन काले कानून का प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया। विवादित बिल राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में पेश किया गया था, जिसके तहत राज्य सरकार लोक सेवक व नौकरशाहों के खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा सरकार की मंजूरी के बिना दर्ज नहीं करने जाने का प्रावधान करना चाहती थी। इसके चलते किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेने की बात कही गई थी। इसके मुताबिक नौकरशाहों के खिलाफ शिकायत या एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद सरकारी कर्मचारी के खिलाफ 180 दिन में फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार के इस काले कानून पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य संगठनों ने भी प्रदेश भर में विरोध दर्ज करवाया। पत्रकार संगठनों ने भी इसे चौथे स्तंभ का गला घोटने का प्रयास बताया, तो इस विवादित बिल को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती तक दे दी गई। और मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी जिद सरकार ने क्यों दिखाई, जब पूरे प्रदेश देश में इसके खिलाफ माहौल बना, हमने आंदोलन किया और उस अध्यादेश को एक्सटेंड ना करके सरकार ने एक सिलेक्ट समिति को दिया। अब जब वो बिल लैप्स हो गया तो सिर्फ एक जिद के कारण इतने लंबे समय तक उस कानून को इस प्रदेश में बनाए रखा, जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार था। 23 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने क्रिमिनल लॉ राजस्थान अमेंडेड बिल 2017 राजस्थान विधानसभा में पेश किया, तो विपक्ष ने भी इसे काला कानून बताते हुए विरोध जताया। विरोध के बाद उसी दिन इस बिल को लेकर प्रवर समिति में भेजा गया। राजस्थान की विधानसभा में काला कानून वापस लेना पड़ा। जो लोग ये कह रहे थे कि ये कानून है ही नहीं, आज उनको स्वयं के यथार्थ का पता लग गया कि वो कहां खड़े हैं। पत्रकार संगठनों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसके खिलाफ जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। और विधानसभा में बार बार मैंने कहा, अंत मैंने कहा कि इसको पास नहीं कर सकते, इस जुल्म को सिर पर लिए क्यों ढो रहे हो। अंत में सरकार को मानना पड़ा। काले कानून के मुद्दे पर आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा और जीत जनता की हुई। लेकिन अब क्रिमिनल लॉ राजस्थान अमेंडेड बिल 2017 को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों बिना सोचे समझे यह बिल लाया गया और क्यों इस बिल को वापस लेने की घोषणा की गई। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा और इसी बिल को लेकर के जो काफी लंबे समय से या कहें करीब 4 महीने से जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में बनी हुई थी, इस विवादित कानून को वापस लेने के लिए चौतरफा सरकार घिरती नजर आ रही थी। दबी जुबान में भाजपा में भी इसके विरोध में स्वर फूटने लगे थे, लेकिन हाउस में लगातार यही कहा जा रहा था कि किसी के अधिकारों पर कोई चोट नहीं होगी। महाराष्ट्र पैटर्न का जिक्र किया जा रहा था। खैर चलिए, देर से सही आखिर सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद के हालात क्या हो सकते हैं और अगर जो संभावना इससे बन रही थी, अभी भी जो तर्क दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि अधिकारी हो, यानी कि एक जो महिमामंडन जिस कानून का आज भी किया जा रहा है, वो सिर्फ एक लॉजिक के पीछे किया जा रहा है कि कार्य में बाधा ना आए, इसके लिए कानून लेकर के आए थे। झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, अधिकारियों को फंसा दिया जाता है, लीडर्स के खिलाफ जो जिस तरह की साजिशें रची जाती हैं झूठे मुकदमों की, उसको लेकर के चर्चा की गई है। चलिए, हमारे साथ ए के जैन साहब, वरिष्ठ विधिवेता, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, अर्चना जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। जैन साहब, मैं आपसे पहला तो ये चाहूंगा कि आपका बहुत रिएक्शन आया था, कई बार आपने इस बात को लेकर के कहा था कि इस कानून को देख करके कोई भी इसकी प्रतिलिपि से साबित कर सकता है कि कानून का मकसद क्या है। विड्रॉ हो गया कानून, क्या कहेंगे इस? देखिए, विड्रॉ हो गया, जिसे हम कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। परंतु अगर ये विड्रॉ नहीं भी करते तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये 5 मिनट भी कानून टिक नहीं सकता था। तो सरकार ने कानून विड्रॉ करके एक अच्छा कदम तो उठाया है, क्योंकि पूर्व में केंद्र में इसी प्रकार का
पीसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि धारा 6 जोड़ी गई थी, जिसमें कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी अबव के ऑफिसर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने से पहले परमिशन ली जाए। और उसको बीजेपी के सांसद, वर्तमान सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया था कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। बहुत बरसों पहले बिहार में इस तरह का कानून लाने की एक कोशिश की थी और जिसमें अखबारों को भी प्रतिबंधित करने की कोशिश की थी। कानून बन पाता उससे पहले वापस लेना पड़ा था। 1984 से 89 के बीच जब बोफोर्स का मामला पूरे चढ़ाव पर था, तब किसी इल एडवाइज पर राजीव गांधी ने भी इस तरह की कोशिश की थी, परंतु वो बिल आता उससे पहले ही उसको वापस ले लिया गया था। इसलिए जो भी कानून जानते हैं वो जानते हैं कि आप इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े हों पर कानून से ऊपर नहीं हो सकते। आप अधिकारियों को वो सुरक्षा नहीं दे सकते, आरोपित अधिकारियों पर जिनके ऊपर की है कि इन्होंने गड़बड़ की है, उनको वो सुरक्षा आप दे रहे थे जो पीड़ित महिलाओं को प्राप्त होती है कि उनका नाम छुपाया जाए, उनका ये नहीं किया जाए, जो संभव ही नहीं था। क्योंकि आर्टिकल 14 और भारत का संविधान कहता है कि कानून के सामने सब कोई बराबर है। आपराधिक प्रक्रिया से इस तरह की विमुक्ति कि एक थानेदार तो मुकदमा दर्ज कर ले, पर एक मजिस्ट्रेट था मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि थानेदार तो आपका है, आप कहेंगे जब दर्ज करेगा। इन सारी परिस्थितियों से ये लगता था और फिर जिस तरीके से जनता का विरोध इस पर पैदा हुआ कानूनों के साथ साथ ही, उससे यह भी जाहिर हो गया कि आप 3/4 मेजोरिटी लेकर भी बैठे हो तो जनतंत्र आपके ऊपर है। एक छोटा सा सवाल है जैन साहब मेरा यहां से, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून की कई बार इस बात में एक कहें कि उसे कोट किया गया कि महाराष्ट्र में इसी तरह का कानून है और महाराष्ट्र में जो क्या पूर्ववर्ती सरकार को इसके लिए कहा भी गया कि उस सरकार के वक्त ऐसा कानून आया था। महाराष्ट्र में ये कानून 2016 में आया है जी, पर उसमें गैग लॉ नहीं था, प्रेस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी। और कानून आने के बाद भी वो प्रैक्टिकली ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है कानून, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी कहीं भी नहीं हुआ। और उसको भी बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती एडवोकेट आभा सिंह की जो पिटीशन है उसमें दी। वो चुपचाप कानून आया, जैसे यहाँ कहेंगे कैबिनेट में पास हो गया। पूछिए, आज सारे मंत्री कह रहे हैं तो जब कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बताया उन्होंने क्या ऑर्डिनेंस लेने जा रहे हैं, कौन सा बिल पेश होने वाले, तब पढ़ के नहीं आएगा किसी का। वो का वही हाल महाराष्ट्र में हुआ है। और पर महाराष्ट्र के कानून का भी यही हश्र होने वाला है। पर राज्य सरकार ने अच्छा किया कि कोर्ट में पिटने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही वापस ले ली। जी अर्चना जी, इस पे काफी सियासत भी गरमा रही है। बात सही है कि जब मीडिया ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया, धरने भी दिए, गिरफ्तारियां भी दी, चौतरफा सरकार घिर रही थी, उस वक्त आप लोगों ने भी काफी इस पे आवाज उठाई थी। लेकिन चलिए, देर से ही सही थी, अब इस पे कुछ सियासत होनी चाहिए। देखिए, चूंकि एक ऐसा कानून बनाने वाली थी सरकार जिसमें सरकार की हठधर्मिता ज्यादा प्रतीत हो रही थी। जब चौतरफी आलोचना हुई तो उसके बाद ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के स्वरूप को उसी समय वापस ले लेना चाहिए था, प्रवर समिति को सौंपने की जगह। लेकिन हठधर्मिता जारी थी और यही कारण था कि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने मुखिया जो है सरकार की, उनके बारे में लिखना बंद किया। और इसी प्रकार से अन्य मीडिया के जो साथी, उन्होंने गैग ऑर्डर के खिलाफ एक जागरूकता पैदा की और साथ ही साथ विपक्ष ने गिरफ्तारियां तक दी। तो ऐसे में इस कानून को वापस लेना, और आपने आपको ध्यान हो तो कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि जो कानून हम लाए थे वो लैप्स हो गया ऑर्डिनेंस और कानून है ही नहीं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं तो हम इसको लेते हैं, इसका सीधा मतलब है अपराध बोध से वो ग्रसित थी। लेकिन देखिए, राजनीति में यूं ही नहीं किसी चीज पे बैकफुट पे आया जाता। रोल बैक तभी किया जाता है राजनीति में सबसे ज्यादा कि जब आपको महसूस हो जाए कि जनता भी इसके खिलाफ हो गई है। जनादेश जो 3 उपचुनाव में आया, उसके बाद सरकार को समझ में आ गया था कि भ्रष्टाचार को संस्थागत करने की एक कवायद उनको पॉलिटिकली बहुत नुकसान पहुंचा रही है। अब देखिए, इसके पीछे मजबूरियां थी। मजबूरियां यूं थी कि इस सरकार के गठन के साथ ही आपने देखा ललित गेट कांड से लेकर के माइनिंग स्कैम और उसके बाद अन्य जितने भ्रष्टाचार के मामले प्रत्येक विभाग में आए, तब सरकार ये जानती थी कि जिस राजनीतिक प्रश्रय में अधिकारियों के माध्यम से, देखिए सिर्फ अधिकारी दोषी नहीं थे, इसमें राजनीतिक पूरा प्रश्रय था उनका। और अभी आप देख लीजिए, चिकित्सा मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल होता है, उससे पहले पीएचडी मंत्री के जितने कारनामे थे, उन सब चीजों में ये गैग ऑर्डर के रूप में ला करके उस जनता को प्रतिबंधित कर रहे थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसमें था कि जुडिशरी के विजडम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, जो कि ये निश्चय करता है कि यदि प्रताड़ित कोई मानवता वो आकर न्यायालय के माध्यम से गुहार लगाती है अपने न्याय का, उस पर भी एक तरह का प्रतिबंध था जब तक कि सैंक्शन सरकार की ना मिले। तो इस तरह से एक शील्ड के रूप में उन लोगों के प्रति एक कानून लाया जा रहा था, जिसके माध्यम से वो भ्रष्टाचार को तो संस्थागत करते ही करते जनता को न्याय मिलने में से भी वंचित हो जाती। तो ऐसे में जब इस कानून की आलोचना हो रही थी, कांग्रेस के लिए अभी भी मुद्दा है ये
देखिए, मुद्दा इसलिए रहता राजनीति में जीवित क्योंकि जब आप निरंतर देखते हैं कि अपनी गलती को स्वीकारना नहीं, उस पर आप जिद करते रहे, और जब प्रवर समिति में सभा तब भी विरोध हुआ, प्रवर समिति की 3 बैठकों में कोई निर्णय नहीं हो सका इसको लेकर के, उसके बावजूद आपने कभी नहीं कहा, ना सार्वजनिक रूप से ना विधानसभा में, कि साहब हम इसको वापस लेना चाहते हैं, हमसे गलती हुई। देखिए, सार्वजनिक जीवन में अपनी त्रुटि को स्वीकार कर लेना, साफगोई के साथ उसके बारे में विचार कर लेना, जनता के साथ संवाद स्थापित कर लेना, आपको इससे मुक्ति दिलाता है कि आप पर आलोचना का कोई प्रहार होगा। लेकिन आप आलोचना को स्वीकार नहीं करते, इतनी सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, आपके खिलाफ सारा जनमानस हो जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष के तौर पर, यानी सत्ता पक्ष, यदि विपक्ष को इस पर प्रश्न उठाता है जनता या मीडिया, तो सबसे पहले इमरजेंसी की याद दिलवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं विगत का कोई भी ऐसा घटनाक्रम जो कि अनुकरणीय नहीं है, उसको लेकर के आप अपने वर्तमान पे किसी ऐसे चीज को जिसकी भी चौतरफा आलोचना हो रही है उसको सब्सटेंशिएट करते हैं, तो ये आपकी समझदारी कहीं भी नहीं हो सकती। और इन्होंने बार बार, मुख्यमंत्री ने उसको वापस लेने के बाद भी कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी, कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी, लेकिन जनता ने 3 वर्षों बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित किया, यानी जनता ने महसूस किया कांग्रेस ने यदि कुछ किया था उसके प्रति कांग्रेस का क्या नजरिया था, जनता के बीच में संवाद स्थापित करके स्थिति को स्पष्ट किया। लेकिन आज आप इतने वर्षों पुरानी बात को याद करके और अपने उस काले कारनामों को जो संस्थागत करने का प्रयास करे, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बात सही है कि जब मुद्दा खत्म हो जाता है तो उसके बाद में बहुत कुछ उस पर बोलने के लिए बचता नहीं है कि सरकार जब विड्रॉ कर ले। ये बात सही है कि जब इसे विड्रॉ किया जा रहा था तो इस कानून से ज्यादा इमरजेंसी पे प्रकाश डाला जा रहा था, क्योंकि मैं हाउस में था उसी वक्त। तो अभी जो अर्चना जी ने जिस बात को कोट किया है उसमें यह था कि सरकार को सीधे इस बात पे खेद जता करके और इसे विड्रॉ करना चाहिए था, बजाय इसके इमरजेंसी का जो गुणगान गाया गया कि इमरजेंसी में ये किया गया था, इमरजेंसी को लेकर के एक व्यक्ति को बचाने के लिए इमरजेंसी में क्या किया गया था, तमाम जो चीजें थी वसुंधरा जी ने, और उसे रिपीट भी किया था कि मैं एक बार और सुना देती हूं आप लोगों को कि इमरजेंसी का मकसद क्या था। निश्चित रूप से इमरजेंसी इस देश का काला अध्याय था, और काला अध्याय को याद करना, उसके बारे में बताना, कांग्रेस से आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है। 25 जून 1975 का दिन सभी को हिंदुस्तान का इतिहास में सबको याद हुआ काला दिन था। उस दिन लोकतंत्र की हत्या कर जिस प्रकार से इमरजेंसी लागू कर दी गई और जिस प्रकार से लोकतंत्र में सभी स्तंभों के अधिकार छीन लिए गए और आम आदमी तक को जेलों में ठूंस दिया गया, जिस प्रकार का कृत्य आजाद भारत के अंदर मैं मानता हूं कि एक दूसरी क्रांति हुई उस देश में, और उस देश के अंदर भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि संगठनों ने एक लड़ाई लड़ी और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो सका। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को लेकर जिस प्रकार का गला घोटने का कुसंगत प्रयास इस आजाद भारत में कांग्रेस ने किया है, वह तो निश्चित रूप से निंदनीय है, और उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगना ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी हठधर्मिता कितनी है, आप में कितना अहंकार है। आप कहते हैं कि दोबारा चुनाव हम जीत गए, क्या दोबारा चुनाव जीतने से आपकी इमरजेंसी लगाने का कृत्य धुल गया? चलिए कोई नहीं, अब तो लेकिन हम मुद्दे पे आएंगे, हम मुद्दे पे आए, ना जनता ने क्या धुल गए? मुद्दे पे आ गए। चलिए अभी तो मुद्दे पे लौटे हम। सवाल यहाँ पे यह है कि जनता इसका जवाब पूछेगी कि क्यों तो लेके आए थे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आज जो समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हैं, हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही अजीब टेस्ट है पब्लिक का, यहाँ बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं और याद भी कर लेते हैं। काला कानून था, विवादित कानून था, जो भी अपने अपने तरीके से उस पर लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। आज लोगों ने पूछा, मॉर्निंग पे जो लोग थे जिन्होंने पत्र ये देखा, समाचार पत्र, सबने पूछा कि ये कानून क्या था, उसकी डिटेल भी लोगों ने पढ़ी। अच्छा, ऐसा कानून भी आ रहा था। बहुत सारे लोगों को इसका ज्यादा पता नहीं था, लेकिन आज सबको पता भी चला कि विड्रॉ जब हुआ तो कैसा भी कुछ हुआ था। अब ये जनता भी आपसे पूछेगी कि इसको क्यों लेकर के आए थे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। आप लोगों का पहला एक वाक्य आप लेकर के चल रहे हैं, मोदी साहब से लेकर के वसुंधरा जी तक। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है अगर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सरकार खेल रही है तो? नहीं, ब्यूरोक्रेसी के हाथ सरकार नहीं खेल रही। सरकार का सीधा सीधा मकसद ये था कि कार्यों के अंदर जो शीतलता आती है किन कार्यों को लेकर के, वो कर्मचारी काम नहीं कर पाता था, वो सब बातें सामने थी कि कई बार लोग झूठे केसेस में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, नेतागण हो, उनको फंसाने का कुसंगत प्रयास करते थे। सीधे तौर पर मैंने अर्चना जी को उदाहरण दिया था, चिकित्सा मंत्री के बेटे को उदाहरण दिया। चिकित्सा मंत्री के बेटे को वीडियो तो था ही नहीं, इस ऑडियो की बात कर रही है, उस ऑडियो की तो चिकित्सा मंत्री बेटे कहीं आवाज भी नहीं थी। जो 2 लोग बात कर रहे थे, किसी को फंसाने की साजिश मात्र थी, उसको लेकर कांग्रेस ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया और जगह जगह पुतले दहन किए, जिसके अंदर उनके बेटे कोई ऑडियो नहीं था। ये क्या है? इस प्रकार के जो कृत्य सामने आते हैं लगातार, और जिस प्रकार बातें सामने आती थी, उन सब के अंदर काम के अंदर कोई परेशानी सामने, इसलिए इस कानून के संशोधन किया था और शुरू करने का प्रयास किया था। और निश्चित रूप से हमारा विचार ठीक था, हो सकता है कि सब लोगों को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, पत्रकारों को, इन सबको इसमें कुछ न कुछ आवाज आई और आवाज से लगा कि इसमें कुछ कमी रह सकती है और कुछ कमी है, तो सरकार ने वापस लिया।
जैन साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ पे आपसे। एक मिनट में आपके पास में लौटूंगा। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे चाहूंगा, ये इस वजह से मैं पूछ रहा हूं कि आज भी, यानी कि जिस दिन विड्रॉ किया उसके अगले दिन भी हाउस के अंदर गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने एक करौली के एक प्रकरण को लेकर के कहा था, रमेश मीणा का एक प्रकरण था। तब उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, अब वक्त आ गया, सरकार चाहे किसी की भी हो, झूठे मुकदमे जो दर्ज कराए जाते हैं उस पर कहीं न कहीं लगाम लगनी चाहिए। और उन्होंने कुछ दिया भी कि करौली में इतने झूठे मुकदमे हुए थे, इनमें एफआईआर लगी, इतने लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई भी की गई है। इस अध्यादेश को और उसके बाद में बिल जिसे विड्रॉ भी किया गया, इसके पीछे भी लॉजिक ये दिया जा रहा था कि समय का एक ये कहें कि उसका दुरुपयोग होता है, अपने अधिकारों का लोग दुरुपयोग करते हैं। तो ये क्या अभी सदुपयोग और दुरुपयोग में मामला जो फंसा हुआ है, अपना अपना लॉजिक है, लेकिन कटारिया साहब ने आज जिक्र किया था, कहीं इसका एक मकसद ये तो नहीं था कि क्योंकि कटारिया साहब खड़े होकर के वही जवाब देते थे उस वक्त। देखिए, हिटलर के जमाने से तानाशाही लागू करने के लिए यही बहाने लगाए जाते थे, शक्तियों को एकीकृत करने के लिए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। प्रश्न यह है कि मुकदमे झूठे हैं तो क्या पुलिस पर कार्रवाई करने पर रोक है? कानून में आज भी प्रावधान है, धारा 193 का प्रावधान है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर, झूठी कंप्लेंट देने पर 182 का प्रावधान है, 211 का प्रावधान है, जिसमें 2-2 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुलाब चंद जी कटारिया साथ साथ ये भी बता देते कि जितने मामलों में पुलिस ने एफआईआर लगाई, उसमें जिस मामलों में झूठे मामले का एफआईआर, उनमें कितने मामलों में उसने जो झूठी रिपोर्ट देने वाला था उस पर कार्रवाई करके उसको सजा दिला दी। 10 उदाहरण भी वो नहीं बता पाएंगे। आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही है और भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप एक बहाना बना रहे हैं। आपके पास कानून में जो उपलब्ध है उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप उस पर? और एक भी मामले में कार्रवाई आपने नहीं की। मामले झूठे पाए गए, क्यों झूठे पाते? जो सच्चे पाए गए उसमें से कितने मामले सरकार रोज विड्रॉ करती है? कितने, जैसे ही राज बदलता है, हर अपने राजनीतिक मामले के नाम पे सारे मामले विड्रॉ हो जाते हैं। तो ये बहाना है। यहां तक कि प्रोटेक्शन देने के लिए 197 में प्रोटेक्शन है कि अगर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा किसी भी सरकारी आदमी का जो राजकार्य से रिलेटेड है, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कॉग्निजेंस करने के लिए। करप्शन एक्ट में धारा 19 का प्रावधान है कि प्रोसिक्यूशन होने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, परंतु आप जांच पे ही रोक लगा दो। ये तो अजीब बात हुई। आप अभियोजन और जांच के लिए भी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जांच के लिए अगर परमिशन लेगी तो क्या जांच होगी उसके बाद इतना समय मिल जाएगा कि आप वो अपने सारी की सारी एविडेंस को या तो गायब कर देगा। आपने 90 दिन का समय उसको दे रहे, उसमें तो क्या बचेगा उसके पास? और ये दुनिया में कहीं नहीं है। लॉ ये कहता है कि कॉग्निजेंस लेने के लिए परमिशन की जरूरत है, वहां प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि उनके ह्यूमिलेशन नहीं हो इसलिए किया जाए, परंतु जांच के लिए ये एक नया प्रावधान था। और वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक बार इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर चुकी है दूसरे मामले में, जब आप बिहार के कानून में पुट चुके, उस टाइम तो बिहार में शायद ये लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट थी, बाकी लोगों ने विरोध किया था। तो ये स्थिति जो आपका बहाना है, ये मैं इसको बहाना कहूंगा कि ये कोई कानून सम्मत बहाना नहीं है। कानून में प्रावधान है, आप एक भी उदाहरण नहीं दे पा रहे और फिर कह रहे हैं कि दुरुपयोग होता है। आपकी किस बात की सरकारी मशीनरी अगर दुरुपयोग नहीं रोक पा रही है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो जिम्मेदारी किसकी है ये? जबकि पहले से लॉ बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, लॉ ने कई प्रावधान बने हुए हैं। जी, अर्चना जी कुछ कह रही थी आप। देखिए, जैसे अभी हमारे भाजपा के प्रतिनिधि ने कहा कि सब वीडियो ऑडियो आया और उसमें सब फेक है। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने तथ्यों के साथ उसको छाप दिया। यदि कानून बन जाता तो उस पत्रकार को 3 साल की सजा होती और साथ ही साथ पेनल्टी का प्रावधान हो जाता। अब विपक्ष एक बार की आरोप लगा ले तो हो सकता है आपको लगे कि साहब ये तो विपक्ष में से आरोप, लेकिन एक समाचार पत्र तथ्यों के साथ किसी बात को छापे और खंडन उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा जिसके परिजन पर आरोप लग रहा है, तो ऐसी अवस्था में मत कहिए कि ये सिर्फ आरोपों की राजनीति से बचने के। लेकिन एक चीज बताइए योगेन जी, इतनी बार, एक मिनट आप इसके बाद आ जाइएगा। इस्तेगास से जैन साहब बैठे हैं, इनका बड़ा इसमें लीगल केसेस में बहुत बड़ा अनुभव है। आज इस्तेगासों के माध्यम से जितने केसेस दर्ज होते हैं,
आयोग के लेवल पे जाकर के उसमें कितनी भी सच्चाई हो, उसको जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो प्रभावित करता है। न्यायालय तो आखिरी रिजॉर्ट था, उस पर भी आपने इस तरह का प्रावधान लाने का काम किया, तो ये आपकी हठधर्मिता थी। आज इसको वापस लेने के बाद इसका डिफेंड करना इस बात का गवाह है कि हम लोग सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। जो हमें सबक सीखने की बात कहते हैं, हमें इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, आज भी मुझे समझ नहीं आता किस चीज को लेकर के वो यहां आकर के कहना चाहते हैं कि साहब हमारा यह कृत्य जो है न्यायोचित था, इसके प्रति हम आज भी सफाई देने के लिए तैयार है। सफाई देने जवाबदेही तो आज तक भी सुनिश्चित नहीं हुई इस चीज को लेकर के, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और मुझे बताइए कहां मीडिया को पेनलाइज करने का प्रावधान हो सकता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? ये वहीं हो सकता है जहां पर अघोषित इमरजेंसी लागू करने की प्रवृत्ति इन पर हावी हो। जी लक्ष्मीकांत जी। नहीं, सीधे तौर पर अर्चना जी कह रही थी, मैं अर्चना जी पूछना चाहिए प्रश्न है अर्चना जी, क्या उसमें किसी चिकित्सा मंत्री के परिजन की आवाज थी? अब ये तो आप समाचार पत्र मानाने का दावा करो। अर्चना जी बोलिए। उसमें किसी का नाम लेकर मैं और आप बैठ के बात करें योगेंद्र के बारे में, और योगेंद्र उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, बातचीत के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, उस प्रकार के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, बात करना तो शायद न्यायोचित नहीं। साहब मुझे तो एक चीज बताइए, हालांकि ये आज का विषय नहीं है, बहुत पुराना और है, मेरा बोलना भी इस पर उचित नहीं है, परंतु जिस सीडी की बात की जा रही है उस सीडी में वीडियो भी है और ऑडियो भी है, और उस सीडी में ऑडियो भी है। मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई करने से पहले हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये कहीं डॉक्टर सीडी तो नहीं है। बिल्कुल, चूंकि बात शुरू हो गई इसलिए बता रहा हूं, तो इसलिए, पर ये आज का विषय नहीं है, और मेरे ख्याल से अननेसेसरी हम अपने विषय को नहीं, लेकिन इसको देखिए भ्रमित की बात नहीं है सर, नहीं कोई भ्रमित नहीं, सिर्फ हम जब देखिए नहीं कोई कालीचंद जी आपके मोहनलाल जी पे भी आ जाएंगे, आपके अन्यों पे भी आ जाएंगे, आप चाहो तो इसका भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए योगेंद्र जी, जिस सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने के कवायद उसके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं संज्ञान में लिया? जब उस व्यक्ति ने जिससे 20 लाख रुपए की लेन देन का मामला स्वीकारोक्ति हो गई उसकी, तो क्यों नहीं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट गया, उसकी गवाही ली, उसकी पी क्यों नहीं दर्ज की? ये सारी समस्याएं जिसको लेकर जनता विचलित थी और जनता जानती थी ऐसे भ्रष्टों को संरक्षित करने के लिए कानून आ रहा है। जी खैर चलिए, एक लगातार सीधे आरोप जो लगेंगे प्रतिपक्ष की ओर से लक्ष्मीकांत जी, वो यही आएंगे, एक एक चीज को लेकर के कोट किया जाएगा उसमें कि इनको बचाने के लिए ये कानून आया, इस अधिकारी को बचाने के लिए ये कानून आया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी तक जो आप लोगों के बाई इलेक्शन के बाद में जो मंथन चल रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बात आई है कि ब्यूरोक्रेसी ने सबसे बड़ी एक तरह से कहें कि आघात पहुंचा है बीजेपी के वोटर्स के लिए, वोट बैंक में। तो जब ऐसी चीजें थी तो ये एनालिसिस या एक्सरसाइज पार्टी ने कभी इस तरह पे नहीं की कि जब चौतरफा हम घिरते जा रहे हैं तो क्यों नहीं इसे विड्रॉ किया जाए? आपकी पार्टी के अंदर खाने में काफी लोग इससे नाराज हुए हैं। देखिए, हर असफलता सिद्ध करती है सफलता प्रयासों को नहीं कमी रही है। हमारी सफलता इस बात को सिद्ध करती है, हमारे प्रयास जो सफलता का हम प्रयास करते हैं, चुनाव जीतने का हम प्रयास था, उसमें कहने की हमारी कमी रही है। उस कमी का हमने मंथन किया लगातार, उस मंथन करने प्रयास किया हमने। हमारी योजना अच्छी थी, हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कहीं न कहीं देरी रही है, उन क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों ने क्यों नहीं ढंग से क्रियान्वित किया, इन सब बातों को मंथन किया। इसी बात को लेकर हमने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ काम कम किया और हमारी योजना क्रियान्वित समय पर और ढंग से नहीं हो पाई, इसलिए हमारे को चुनाव में शायद हार का मुंह देखना पड़ा। ये सब बातें हमने कही और इस मंथन का विषय भी और मंथन हम कर रहे हैं लगातार, और मंथन करने के बाद इस निष्कर्ष पर जो लगातार हमारा मंथन चल रहा है, पार्टी को मजबूत करने की दिशा हो या अन्य कोई योजनाओं को क्रियान्वित करने का विषय हो, सब चीजें बजट सत्र में भी रखी है और अन्य पहलुओं पर चर्चा की है। चलिए जैन साहब, एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पार्टियों का तो अपना अपना एक विशेष टॉक्स करने का अपना एक राइट है, इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम इनका है कि नहीं, हम ये लोग बता सकते हैं। लेकिन इस कानून को लेकर के क्या इसका एक मकसद कहीं बता सकते हैं? कि एक तो सवाल सबसे पहले यही हुआ कि आपने जो बात कही है, जब पहली बार भी हमने चर्चा की थी इसको लेकर के, जब पत्रकारों ने गिरफ्तारियां दी थी, सबसे रोचक बात है कि मंत्रिमंडल के काफी सदस्य इस बात का एहसास ही नहीं था कि है क्या इसमें। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं किस दिशा में जा रहे हैं, कम से कम ये तो महसूस होना चाहिए। एजेंडा होता है, आप उसको पढ़ते नहीं है। नहीं, इसके अलावा ये भी बात जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी ज्यादा हावी है, कितना ब्यूरोक्रेसी किस तरह से रहे, क्योंकि ये सारा का सारा कानून था जिसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ऐसे दे दी थी कि जो अभी है, जो रिटायर हो गया है, जो गांव का चौकीदार है, और उससे लेकर मुख्य सचिव तक और वर्तमान पुराने सब शामिल कर लिए गए थे, जो किसी भी कानून में नहीं है, जो सीआरपीसी में भी नहीं दिए गए थे, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी नहीं दिए गए थे। उसमें से जो सिटिंग जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को पावर्स, उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया गया था। 167 में सिर्फ उनको दिया गया था जो राज्य सरकार ने नियुक्त किए गए हो।
तो इससे साफ ये लगता है कि या तो कैबिनेट के मंत्री इतने दबे हुए हैं कि वो बोल नहीं पाए, या वो इतने अयोग्य हैं कि वो पढ़ नहीं पाए, या ब्यूरोक्रेसी इतनी भारी है कि उसकी लिखी हुई बातों को कोई भी ये उसको पलट नहीं पाया। मुझे तो जब कई बार ये डिस्कशंस हुआ हमेशा ये आती थी कि ये आता था कि उन निर्णयों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आना पड़ता था जिनके बारे में उनको पता ही नहीं था। अधिकारियों ने कानून बना दिया और कोई अधिकारी बचाने के लिए नहीं आया। अगर आना था तो गृह सचिव आते बचाने के लिए, आना था तो विधि सचिव आते बताने के लिए, जिन्होंने कानून वहां पर भेजा आते तो मुख्य सचिव आकर बताते कि हम क्यों कानून बना के ला रहे, ये सीधा का सीधा हमारे अधिकारियों से संबंधित है। पर फिर भी कहेंगे कि आज कम से कम सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई, महाराष्ट्र की सरकार ने आज तक ये हिम्मत नहीं दिखाई, राजस्थान की सरकार ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि इस कानून को वापस ले लिया, और मैं समझता हूं महाराष्ट्र सरकार भी राजस्थान की लाइन पर चलेगी। चले तो एक रास्ता खुल सकता है कि क्योंकि वहां पे भी भाजपा शासित सरकार है और इसे विड्रॉ महाराष्ट्र में भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र के पैटर्न पे राजस्थान सरकार लेकर के आई थी, और ये एक काफी इसका जब बिल का ऑपरेशन होगा बहुत सारे लोग सामने आएंगे, क्योंकि बिल की कॉपी अभी तक जो इसका मजमून था वो कैबिनेट को दिया गया था। कैबिनेट के बाद में क्योंकि इस पर चर्चा नहीं हुई थी तो एमएलए को भी इसको सर्कुलेट नहीं किया गया था। खैर चलो, जो भी है वो खारिज हो चुका है, और बात सही की है जैन साहब ने कि देर से ही सही समझ में आई है और ये मामला खारिज हुआ है। चलो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम विवादित कानून को लेकर के जो राजस्थान में सरकार लेके आई थी और इसे विड्रॉ कर लिया गया। चलिए, मेरा छोटा छोटा सा सवाल आप दोनों से और है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि पार्टी ने अपने स्तर पे इसकी कोशिश भी की होगी, क्योंकि देखिए जो बहस है, चर्चा है, उसके लिए आप लोगों ने भी एक प्लेटफॉर्म छोड़ा है। जब विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो वसुंधरा जी ने इमरजेंसी का ज्यादा जिक्र किया, इस पर खेद नहीं जताया। ये कांग्रेस के एमएलएज ने इस बात को कोट भी किया बाहर आकर के। सीएलपी लीडर ने भी कहा कि कम से कम जिस कानून को आप विड्रॉ कर रहे हो, या तो वजह बताई जानी चाहिए कि क्यों किया। अगर विरोध है और आपको लग रहा है कि हमसे गलती हुई है, तो उस पर आपको खेद जताना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार वो कानून बना ही नहीं, और कानून अपने आप पे जब प्रशासन समिति के बाद से वापस लौट कर नहीं आया तो कानून अपने आप पे समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री सी तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर, मैं रोक रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकी तो आपको जैन साहब बताएंगे। देखिए, कानून की दो कारण होते हैं। कानून की एक तो मंशा होती है। जब हम कोई भी अध्यादेश लेके आते हैं तो हमारा मोटिव साफ होता है कि हम कानून लेके आ रहे हैं, और जिस दिन कोई भी अध्यादेश लेके आता है तो 6 महीने तक तो आपका कानून स्टैंड कर रहा है उस प्रदेश के अंदर, उस देश के अंदर। आप उस अध्यादेश के जरिए आप कर सकते हैं काम। अगर मान लो कहीं अगर सरकार से कोई इस तरह का गलत कुछ स्टेप उठ गया है तो कोर्ट है हमारे पास में, बिल नहीं बने जब तक उसको वहां चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सरकार को एक हथियार है, सरकार के हाथ में, उसको एक अधिकार है अध्यादेश अगर आने का। मतलब ही एक बार को 6 महीने के लिए आपने कानून बना दिया है उसे। देखिए, फिर भी जब अध्यादेश आने बाद प्रशासन समिति भेजा गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, सब लोगों ने उसको देखा और किया, समझने बाद सरकार ने उसको वापस लिया है। तो निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यादेश में सीएलपी लीडर क्यों आएगा? आपके कैबिनेट का डिसीजन होता हो तो जो प्रवर समिति के अंदर जो भेजा इसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, उसके प्रवर समिति में दोनों के उनके एमएलए भी होते हैं। तो उसके अंदर जब उसको भेजा मंथन हुआ होगा और उसमें वापस लेने का विषय जानता गया, तो माननीय मुख्यमंत्री उचित प्लेटफॉर्म पर उचित समय पर इस बारे में बताएगी कि इसको क्यों हमने किस कारणों से विड्रॉ किया है। आपको समय का इंतजार कीजिए, जल्दी आपको विधानसभा सत्र भी चल रहा है, इस सत्र में आपको पता लग जाएगा कि इसको वापस क्यों लिया। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की जो हत्या की गई कांग्रेस द्वारा, उसके लिए इतने वर्षों तक भी माफी नहीं मांगना, इस बात सीधे तौर पर इंगित करता है कि इनकी हरदर्मिता क्या है। किसी कानून को वापस नहीं लेना, उसके प्रति मैं तो फिर सीधे तौर पर फिर जोड़ूंगा, फिर जोड़ने की बात करता हूं तो फिर जैसे सिखों का नरसंहार होता है दिल्ली में, उसके लिए भी आज तक माफी शायद कांग्रेस ने नहीं मांगी। तो जिस पर घटनाओं को मैं लेकर चलता हूं, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। आप सिखों के दंगों की बात करेंगे, 2002 के दंगों फिर ये 2009 गोधरा में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री के राजधानी निभाने को नहीं माना, डाइवर्ट हो जाएंगे, हम डाइवर्ट हो जाएंगे। और सिखों के दंगों की हमारे प्रधानमंत्री मांग चुके हैं माफी। आप जब मुद्दा उठाए लोकतंत्र की हत्या की इंदिरा गांधी जी ने, उस पर कांग्रेस ने वर्षों बाद भी माफी क्यों नहीं मांगी? एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न है।
और जब अर्चना जी कहती है चुनाव जीत गए 3 वर्ष बाद, तो आपके चुनाव जीतने मात्र थे, क्या आपको पाप धुल गया? देखिए योगेंद्र जी, ये जो ऐसे तथ्य जब आते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब ज्ञान ना हो, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जो सिख दंगों की बात करें उसको लेकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं वो, और अगर नहीं पता हो तो तथ्यों को देख लें, आजकल इंटरनेट पे उपलब्ध है। रही इमरजेंसी की बात, राहुल गांधी जी ने चुनाव पूर्व इसको विस्तृत रूप से पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया था कि एक हमारी त्रुटि थी जिसको लेकर के हम लोगों ने भुगता। क्षमा की बात कर रहा हूँ, क्षमा तो आप मांग लो ना, आज मांग लेती ना मुख्यमंत्री। ऑर्डिनेंस लेकर आए, कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी? जनता जब जिता देना तो जनता की क्षमा ही हो जाती है। आपसे क्या माफी मांगनी थी? आपसे क्या माफी मांगनी थी? जनता ने माफ कर दिया, जिता दिया हमको। अर्चना जी एक सेकंड, आपको दिखा दिया जनता ने। आपसे मैं एक बार जानना चाहता हूं, लोकतंत्र में जनता ही होती है। एक बार के लिए लक्ष्मीकांत कहते हैं जनता ने जिता के बता दिया, बस हो गई माफी। आपसे थोड़ी मांगते थे, आप मांग दो, काला कानून संहिता बोल दो। चले एक बार के लिए काला कानून संहिता बोल दो ना। बात करना चाहता हूँ, आप दोनों माफी के खड़ा कर रहे हैं। मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ जनता, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए ये जनता ने हराया तो माफी हो गई ना। एक बार के लिए आपने तो हार के माफी नहीं मांगी, हमको तो जिता दिया, माफ कर दिया जनता ने। एक इंतजार करें, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाला है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। चले उस समय जो लोग अपनी कमजोरी ब्यूरोक्रेसी पे डालते हैं उनको जनता क्या माफ करेगी? आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए ये तो माफी ये एक अलग बात हुई, ये लो आ रहा है और लाभ हानि का क्या होगा क्या नहीं होगा, किसका नुकसान होगा, इमरजेंसी से क्या हुआ, ये सारी बातें एक अलग है। लेकिन सिख दंगों की बात तो हो, चाहे गोधरा कांड की बात हो या गुजरात दंगों की बात हो, महज माफी मांगने से काम चल सकता है? लोग क्यों बना हुआ हमारे माफी से काम चल सकता है? कोई भी अपराध करने के बाद अगर वो अपराध है तो माफी मांगना कहीं भी पर्याप्त नहीं है। जहां तक आपने कहा कि ये कानून आया ही नहीं, 5 दिसंबर 2017 तक विधानसभा का सत्रावसान होने के 6 सप्ताह बाद तक भी ये कानून स्टैंड कर रहा था, प्रभाव में रहा है। इस कानून के चलते न्यायालयों ने किसी भी मामले में एफआईआर राजकीय कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज करने से, ऑर्डर देने से मना किया था। राजसमंद का मामला जोधपुर उच्च न्यायालय में पहुंचा, जयपुर का मामला हम उच्च न्यायालय के सामने बताने गए थे कि ये मामला, और जैसे ही ये काला कानून हटा, कोर्ट ने आदेश दिया और नगर निगम के बड़े अधिकारियों के विरुद्ध उस मामले में दर्ज हुआ। इसलिए ये कहना कि ये उस दरमियान आप देख लो 5 दिसंबर तक जो परिवाद भी अगर पेश हुए वो भी हुए, तो उसके विषय में किसी भी अखबार में कोई खबर नहीं छपी है। तो निश्चित रूप से ये कहना कि ये कानून आया ही नहीं, कानून ऑर्डिनेंस भी कानून है। जब असेंबली सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस लाया जाता, वो उसी तरह कानून है जैसे कि असेंबली ने पास करके कानून बनाया और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लगी हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस भी यूनियन ऑफ इंडिया से अप्रूव होने के बाद लागू किया गया था। तो इसलिए कानून था, गलत कानून था, ये बात सही है। और परंतु माफी मांगना किसी चीज का हल नहीं है, न किसी चीज का रिपेंट है, न किसी चीज का कानूनी रूप से सही मामला है। जो भी गलत किया उसको उसका दंड मिलना चाहिए। जी, और चले माफी की भी अगर हम बात करें तो माफी से क्या टॉपिक बंद हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि एक राजनीतिक दल तय करे कि आप माफी मांगे, दूसरा तय करे कि मैं माफी मांग लेता हूं, तो लक्ष्मीकांत जी, अर्चना जी, मामले बंद नहीं होते हैं क्योंकि जनता से जुड़े होते हैं। कानून आप बनाते हैं, अगर उसका फायदा होता है तो जनता को होता है, पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं होता है, ना किसी व्यक्ति को होता है। इसी तरह से अगर नुकसान होता है तो पार्टी को अकेले को नहीं होता है, समाज को होता है, उस देश को होता है, उस स्टेट को होता है। तो ये केवल हम माफी की उसी में उलझे हुए हैं। आप लोग तक देते हैं कि इमरजेंसी पे आज तक कांग्रेस माफी नहीं मांग रही है, आप लोग कहें कि ये ऐसा कानून था इसमें माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि माफी को सोल्यूशन है नहीं। अर्चना जी, लगता है कि माफी से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? देखिए, बात माफी की नहीं है। मान लीजिए आप उदाहरण भी दे रहे हैं किसी का, पास्ट हम पहले भी बोल चुके हैं, और वो आपको लगता है अनुकरणीय नहीं है, वो आपको दोषी लगता है, तो फिर आप उसको उदाहरण लेकर के अपने गलत कारनामे को कैसे तुष्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न है। अब आज के लोकतंत्र में, आज की अवस्था में बड़ा परिवर्तन आ गया, युवात्म भारत है और सरकार से जवाबदेही की दरकार रखती है जनता।
ऐसी अवस्था में एक ऐसे कानून को लेकर के आने का प्रयास करें जिसका सब तरफ से आपको आलोचना झेलनी पड़ रही है। फिर ऑर्डिनेंस आ ही चुका था, उसके माध्यम से इम्यूनिटी मिल ही चुकी थी, और जैसा जन साहब ने बताया बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें कि कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार ही नहीं था लोक सेवकों के प्रति। तो ऐसे में जब ऐसे कानून को लाने की कवायद हो गई, पूरी हठधर्मिता सबने देख ली, प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति में बैठक इसलिए आयोजित नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें जो निर्दलीय सीनियर विधायक थे और कांग्रेस के विधायक थे उनकी सहमति कभी नहीं बनी। तो ऐसे में इसका पूरा संदेश पूरे प्रदेश में ये गया कि साहब सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जो भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। तो जब आपको लग रहा था और एक प्रमुख समाचार पत्र, मीडिया के सारे हाउसेस सब मिलकर के इस चीज का विरोध कर रहे थे, फिर आपको क्यों हठधर्मिता थी? क्यों नहीं आपने सहजता से इसको स्वीकार किया? क्यों अपनी उस जिद के लिए आप बार बार इमरजेंसी को याद कर रहे थे? कांग्रेस के साथ आप लड़ सकते हो, वाकयुद्ध कर सकते हो, लेकिन जनता जानती है कि 77 की बात को आज यहां पर 2017 में दोहरा करके अपनी गलती को स्थापित करना, और गलती नहीं अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे गलत चीज के लिए थोपना, अपनी सत्ता में होने के रसूख का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। इस चीज को इनको समझना पड़ेगा। कांग्रेस को कोसने से आपके गलत कारनामों पर पर्दा नहीं डलता, और जब कोई कारनामा सामने आए तो साफगोई से साथ जांच करवाओ ना। नेता प्रतिपक्ष के वीडियो, कथित वीडियो को लेकर तो आपने स्थगित करने तक की कार्रवाई कर दी। आज ही विधानसभा अध्यक्ष ने उनका विशेषाधिकार हनन जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करके स्थापित किया है कि यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कहीं ना कहीं आज मौजूद है, इसलिए आज लोकतंत्र जीवित है। लोकतंत्र इसलिए जीवित नहीं कि गोधरा कांड के लिए हम बार बार रिपीट करते हैं, इमरजेंसी को याद करवाते हैं। याद इसको करिए जो अच्छा है, अनुकरणीय है, युवा पीढ़ी जिसको सहजता से ग्रहण कर सके। इसलिए मत कहिए कि इन चीजों को करने से हम कोर इश्यू से ध्यान डाइवर्ट कर दें, जनता के मुद्दों पर हम जवाब ना दें, और ये इनके इन प्रकार बहुमत में होने का फायदा उठा करके स्थगित कर करके अपनी सारी कवायद को शुरू कर। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। जब बजट प्रस्तुत हो रहा था उससे पूर्व सभी कवायद करते हैं, विपक्षी पार्टी भी सत्ता पक्ष भी देखता है और सारे आकलन किए जाते हैं। इनके विधायकों को यही नहीं पता कि इस विधानसभा ने एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करके 3 से 3.5 कर दिया। यहाँ के विधायकों को यही पता ही नहीं, ऑर्डिनेंस भी पास हो गया। आज विधायकों में से किसी ने भी, जब ये काले कानून की कवायद चल रही थी, किसी भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक सिर्फ घनश्याम तिवारी जी को छोड़ दिए इसमें प्रतिभागी बनने का प्रयास ही नहीं किया, उनको जानकारी नहीं थी। तो जब इतनी अनभिज्ञता हो, इतना ज्यादा अविश्वास देने की जानकारी नहीं हो या कोई बोलना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कैबिनेट नोट से सर्कुलेट किया गया ना, आम विधायक को विश्वास में ही नहीं लिया। तो जब ऐसी कवायद हो तो ये होती है लोकतंत्र की हत्या। हमारे ही लोग विश्वास में नहीं, हमारे लोग ही नहीं जानते कि हम भ्रष्टाचार को संस्थागत करना चाहते हैं, और हमारे लोग ये नहीं जानते कि जिन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ ये सारी उनको बचाने के लिए कवायद हो रही, कोई साथ नहीं देना चाहता था। तो अपने ही लोगों की भावना को आप नहीं समझे तो जनता की भावना को क्या समझोगे? जो इमरजेंसी का दावा करते शायद भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारे मीडिया के सामने प्रश्न पूछे जाने पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि इमरजेंसी का निर्णय लेकर मैंने भारत के प्रत्येक वर्ग को अपना शत्रु बनाया था, ये मुझे एहसास हो चुका है। इससे बड़ी बात क्या होगी? इतनी साफगोई, इतनी ईमानदारी तो रखो। जब वापस ले रहे थे तो कह देते कि मुझसे चूक हुई थी। इमरजेंसी को याद करके आपने अपनी कमजोरी को, अपने अपराध बोध को परिलक्षित करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा, लक्ष्मीकांत जी, हम सीधे कोई भी जवाब देते हैं, एक परंपरा सी बन गई हमारे यहाँ पिछले कुछ एक दशक से। आप मानिए कि इतने समय से उन्होंने ऐसा किया, आज की अगर सरकार आपकी है, अगर कहीं पे कोई चर्चा होगी तो हम काउंटर करेंगे अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत के टाइम पे अगर कोई बात होती थी तो वसुंधरा राजे को काउंटर किया जाता था। हमारे पास अपना कुछ विजन बताने के लिए नहीं, हम केवल बस यही बताएंगे तो चलेंगे। राजनीतिक दलों का एक स्टैंड हो गया अभी कि हम उसको कोट करेंगे। तो ये क्या एक रक्षा कवच की तरह हम उन सरकारों के कार्यकाल को ओढ़ना चाहेंगे? रक्षा कवच के थे तो, लेकिन इतिहास के अंदर जो गलतियां की गई हो उन गलतियों को हम तो नहीं करें। हम गलती नहीं करेंगे। मैंने अगर किसी के पत्थर मार के शीशा तोड़ा नहीं, निश्चित तो सामने वाले ने भी मेरा तोड़ दिया तो फिर हम तो बराबर हो गए। निश्चित रूप से कि हम वो गलती नहीं करें इतिहास को, लेकिन इतिहास को बताना आवश्यक होता है कि आपने उस समय क्या पाप किए थे। इमरजेंसी के पाप को ढो रही कांग्रेस लगातार, जब इनके पाप की बात की जाती है तो आप क्यों ढोना चाहते हो? बौखलाहट में आती है। इनके कर्मों को जब युवा पीढ़ी बताया जाता है तो इनके कर्मों को जब युवा पीढ़ी बताया जाता है तो इनकी घबराहट मुझे समझ नहीं आता। अपनी हर गलती के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण, यही तो कारण है। कितनी भी मुश्किलें लोकतंत्र, देखिए अंग्रेजी में कहावत है, दोज हू फॉरगेट पास्ट दे फेस कंडेमनेशन फॉरएवर। इस देश के अंदर मान के चलिए लोकतंत्र की हत्या के लिए हमेशा याद किया जाएगा और आपके इस पाप को आप ढोते रहेंगे हमेशा। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि देखिए आप लोग इसको पहचाने ना पहचाने, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा योगेंद्र जी एक मेरी बात पूरी करते हैं। ये कह रहे हैं पाप को ढोना पड़ेगा। हम वो लोग हैं जो विगत को भी याद रखते हैं, वर्तमान को भी याद रखते हैं, लेकिन भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करते जो विगत की कोई गलती हो जिसकी पुनरावृत्ति हो। आप लोग वो हो जो हमारे विगत को कोसते हुए शासन में आते हो और हमारे विगत को ही सब्सटेंशिएट करके अपने कारनामों को सब्सटेंशिएट करते हो।
देखिए आपको इस चीज का समझ नहीं आ रही, आप लोग समझ नहीं आ रहे कौन से भ्रष्टाचार को संस्थागत करे, पूरा प्रदेश जानता है, लाखों वोटों से हरा दिया उपचुनाव में जनता ने, फिर भी समझ नहीं आ रही। हार चुकी है, फिर हारेंगी, अर्चना जी चिंता नहीं करें। ये 18 पे छोड़ दीजिए, जनता पे छोड़ दीजिए। जनता ने तो आपको रवानगी का सांसद तैयार कर दिया, रवानगी का वापस आने का अल्टीमेटम है, वो तो बता देगा, वो तो भविष्य गर्भ में, लेकिन जो वर्तमान ही ना समझे भविष्य के बारे में क्या आश्वस्त होंगे। जो एक आपने तो गिरफ्तारी भी दी थी, मुझे ध्यान नहीं था, ये भी वो बिल्कुल रन बांकरे जिससे उस कानून के खिलाफ लड़े थे, गिरफ्तारी भी दी थी, मैंने भी दी थी। विड्रॉ कर लिया सरकार ने उस विवादित कानून को, लेकिन उसके बाद भी सियासी रंग चढ़ता जा रहा है इसके ऊपर, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, आज विधानसभा में विधिवत रूप से गृह मंत्री मौजूद नहीं थे जब उन्होंने आसन में उपाध्यक्ष मौजूद थे, जब कहा कि इस कानून को वापस लिया जाना है, तो गृह मंत्री जी उस वक्त सदन में नहीं थे, तो आपके यातायात मंत्री भाग करके गए उनकी टेबल तक और उसका प्रस्ताव की कॉपी को लाए और फिर अपने स्थान पर आकर के उन्होंने प्रस्ताव रखा और आज प्रस्ताव सदन ने वापस कर दिया विधिवत रूप से। आज उसकी क्रियान्विति हो गई। इसमें जनता की जीत हुई। निश्चित रूप से जब बीजेपी सत्ताधारी पार्टी ने 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का चुनाव हारा, तो उसके समझ में आ गया जनता क्या चाहती है। आम व्यक्ति का ये तो बार बार देखिए, मुख्यमंत्री जी कल जब दावा दे रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो कानून रखा था, जो 1997 में एक राज्यपाल का अभिभाषण का जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के टाइम में एक नेता 77 का एक नेता को नहीं 97 का उन्होंने राज्यपाल अभिभाषण का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा कि एक नेता को पावरफुल बनाने के लिए वो सब कुछ किया गया जो हमने नहीं किया। मतलब अभी भी वही कहना चाहती थी कि कांग्रेस ने इमरजेंसी में इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति पर देश हमने तो थोड़ा से चूटी मारी, हमने तो कानून बनाने का प्रयास किया और जनता ने नहीं चाहा तो उसको वापस ले लिया। मतलब वो उनके लिए अनुकरणीय थी इमरजेंसी, यही मतलब हुआ ना। वो कह रहे थे कि नहीं, यही आपके लिए अनुकरणीय बता रहे हैं ना। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो कि में आपके नेता ने सदन में जो कुछ कहा और फिर उन्होंने कहा कि हम ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि वो उन्होंने खुद ने अपना आपको काला कानून कहा, हाउस में काला कानून कहकर उसको संबोधित किया और हम उसको वापस ले रहे हैं, ये उन्होंने घोषणा की थी और उसकी अनुपालना आज सदन में होती हुई दिखी। लेकिन ये बात तो सही थी कि हमारे यहाँ राजस्थान में इस तरह का प्रचलन पहले अभी तक नहीं था। आप प्रेस के ऊपर आजादी के ऊपर अंकुश लगाओ, आम व्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाओ और ये कहकर के झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस कारण हम आम व्यक्ति हम सरकारी अधिकारी और प्रतिनिधि को संरक्षक देना चाहते हैं। तो खुद अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए आपको पता है कि गृह मंत्री जी के ऊपर आरोप लगे थे, वो घबरा करके वो पक्ष पे थे। आपके मुख्यमंत्री के सचिव तन्मय कुमार के ऊपर आरोप लगे थे, वो घबराए हुए थे और बाकी कई अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप लग रहे थे उसको घबरा करके कि हमारे पर कोई आरोप नहीं लगा है, सरकार चाहे उस पर तो अनुमति दे देगी 3 दिन में, नहीं तो उसके अंदर 180 दिन का प्रावधान था, फिर 90 दिन का चाहते थे कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ वो हम चाहते थे यहां कर लें। लेकिन क्योंकि जनता की जीत हुई, एक यहां पर उसका जमकर विरोध हुआ, एक क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दिया आपने, आपकी तो मंशा तो थी ना लागू करने की, इसलिए अध्यादेश लाए। आप सदन के अंदर मामला नहीं लाए, सदन में तो अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधेयक लेके आए और वो विधेयक निश्चित रूप से प्रवर समिति को जो सौंपा गया था वो आज वापस से निश्चित वहां पर कानून तो बना नहीं, अध्यादेश समाप्त हो गया। इस कारण से आज वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और पहले जैसी स्थिति आज कायम हो गई, आम व्यक्ति की जीत हुई है, इस पर माना जाना चाहिए। चलिए, ये तो विड्रॉ करने की बात हुई। इसमें मेरा तो सवाल है वो है कि राजनीति जो गरमा रही है इसको लेकर के, सत्ता पक्ष से बात की जाती है तो इमरजेंसी का उदाहरण देते हैं, कांग्रेस से अगर बात करो या प्रतिपक्ष की दूसरी पार्टियों से इससे बात करो तो कहते हैं कि सरकार की मंशा साफ थी कि करप्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए कानून लेके आए थे। देखिएगा कि कांग्रेस को भी, क्योंकि आने वाले चुनाव में इसका जिक्र कांग्रेस जरूर करेगी। योगेंद्र जी, कांग्रेस भी अपने आप को ये कह दे कि उनको पता था, 1.25 महीने बाद मालूम पड़ा है कानून, क्योंकि कानून तो लागू हो चुका था। उसके बाद जब सदन में, जब आपके सामने जब विधानसभा का सत्र आया, क्योंकि कोई भी विधेयक होता है तो उसको लाना पड़ता है सत्र में विधेयक के रूप में, इसलिए लोगों को मालूम पड़ा। कांग्रेस बिल्कुल श्रेय ले उसका कोई नहीं, लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में सतर्क नहीं थी। किसी को पता नहीं था, एमएलए को मालूम नहीं था, आम व्यक्ति के माध्यम से ही मालूम पड़ा। लोगों ने तो कहा कि साहब ये तो लागू हो गया और लेकिन योगेंद्र जी इसका कारण है ना, सदन में प्रभावी रहा
और जब हम सब ने जब एनजीओ वगैरह ने जब इसको उजागर किया तो ये सब जागे कि नहीं ये तो कानून गलत हो गया। फिर ये सब लोग हमने खुद में भी झंडा उठा करके सामने विधानसभा के गिरफ्तारी दी। पहली बार हमने गिरफ्तारी दी, पत्रकारों ने जाकर के कहा कि कानून गलत है, क्योंकि हम तो कोई भी खबर नहीं लिख पाएंगे, हमारे तो हाथ बन जाएंगे। ऐसी सबसे अधिक तो प्रभावी आप और हम भी थे। इसको हमारे उसको आवाज को आम जनता ने आवाज दी, एनजीओ ने आवाज दी, और उसका परिणाम निकला कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। और आज सियासी दोनों अपने आप को स्थापित करने के लिए कहते, वो तो कहते हमने वापस ले लिया जनता की मांग, ये कह के हमारे दबाव में ले लिया, लेकिन आम जनता के दबाव में सरकार ने वापस लिया। ये तो बात सही है। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे जैन साहब आपसे कि अभी एक रास्ता तो चलिए क्लियर हो चुका है कि जो भ्रष्ट होगा वो बचेगा नहीं। हालांकि बस तो देखे तब भी नहीं सकता था, रास्ते बहुत सारे थे। अगर बिल भी आ भी जाता है, पास भी हो जाता, तो क्या कोई कानून के रास्ते बचे हुए थे जिसके जरिए वास्तव में जो करप्ट है उसके गिरबान तक कानून के हाथ जा सके? देखिए, कानून के रास्ते बंद नहीं हुए थे। कानून के रास्ते कई उसमें हर्डल्स पैदा कर दिए गए थे। ऐसा कर दिया गया टाइम लिमिटेशन परमिशन की जो थी, दिया गया था टाइम लिमिट की नहीं, इसके अलावा भी इतनी हर्डल्स पैदा कर दी गई थी कि इस बीच में सारी एविडेंस नष्ट हो जाती, इस बीच में सारी कार्रवाई खत्म हो जाती। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया था एक आम आदमी को। और सबसे बड़ा जो एक दबाव रोक लगाई गई थी, जो प्रेस पे गैग ऑर्डर लगाया गया था, जो महाराष्ट्र में भी नहीं है, कि उसका नाम छापने से ही मना कर दो आप। हर किसी, यानी एक समाज के बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, उस पर कोई झूठा मुकदमा हो जाए तो उसके लिए कोई विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। एक किसी बड़े पत्रकार पे हो जाए तो उसके लिए जरूरी नहीं है, किसी अच्छे वकील पे हो जाए उसके लिए भी जरूरत नहीं है। परंतु एक गार्ड पे मुकदमा करने के लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए। ये एक अजीब डिकोटोमी गवर्नमेंट ने पैदा कर दी थी कि जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं, देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं, संविधान को कहां ले जाना चाह रहे हैं। और मैंने आपसे फिर भी कहा कि अच्छा किया सरकार ने वापस ले लिया, अच्छा किया इसको प्रवर समिति में भेज दिया। एक जलालत से बच गई सरकार, जो न्यायालय में उसको झेलनी पड़ती। और निश्चित रूप से हाईकोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स है, रिट पावर्स है, उसमें तो किसी भी मामले में अगर सरकार रोकती तब भी कार्रवाई करने की शक्तियां थी। चले, कुल मिलाकर के खैर चले, जो कानून अब रहा ही नहीं तो उसके बाद भी क्या की जा सकती है। और विधिवत रूप से भी हाउस से अभी से विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि एक प्रोसीजर जब हाउस में अगर यानी कि विधानसभा हो किसी भी राज्य की या संसद के कोई सा भी हाउस हो, उसमें अगर किसी चीज को एक बार स्वीकार कर लिया जाता है तो वो हाउस की प्रॉपर्टी होती है, उसे उसी प्रोसीजर से विड्रॉ करना होता है। प्रस्ताव रखा जाता है, बहुमत के जरिए उसे विड्रॉ किया जाता है कि हम इसे वापस इसे लेते हैं, और उसी के जरिए इसे विड्रॉ किया गया है। श्याम जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, काला कानून या विवादित कानून, पार्टी स्तर पे इस पे कोई प्रेशर कहा जा सकता है, या पब्लिक की भावनाओं को सरकार भाप गई थी कि बाई इलेक्शन के परिणाम के साथ में एक कारण यह भी हो सकता है? योगेंद्र जी, दोनों ही बातें हैं। एक तो उपचुनाव में चुनाव हारी पार्टी और बुरी तरह से हारी, उसका तो प्रभाव सामने, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कौन सा कानून लेके आ गए, आप अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को क्यों संरक्षण देना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से दिल्ली तक इसकी आवाज गई, और एनजीओ और सारे लोगों ने इसको जिस प्रकार से प्रचारित किया, और क्योंकि हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी, जनहित याचिका दायर हो गई थी, अगर सरकार वापस नहीं लेती तो हाईकोर्ट उस पर प्रतिबंध लगाता। इसलिए सरकार ने आज कुछ सोचा समझ करके, जो मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण का जो रिप्लाई दिया उसमें कहा कि हम उसको लेने जा रहे हैं, और आज उसको विधिवत रूप से उसकी अनुपालना भी हो गई। और आज आप प्रदेश में किसी प्रकार का ना तो कानून है ना ही देश है, अब आम जनता की जीत मानी जानी चाहिए। अब कोई सरकार इस तरह का कानून लाने के लिए विचार करेगी, चाहे भले बीजेपी हो या कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार आएगी, आने वाले समय में हिम्मत नहीं जुटाएगी कि इस प्रकार का कानून ला करके बोलती बंद कर दे, किसी को बोलने ना दे, किसी को कि अपराध कर रहा हो तो उसका नाम नहीं लिखता हो क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है। आम व्यक्ति का कोई रखवाला नहीं है, उसकी इज्जत का किसी को परवाह नहीं है, जबकि कानून के तहत, संविधान के तहत आम व्यक्ति को जो अधिकार दिया है वही एक मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को वही अधिकार है जो कि आम व्यक्ति को, उसी के वोट से वो व्यक्ति बनता है, ना कि उससे होता है। तो ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति का रखवाला कैसे हो, उसकी सुरक्षा कैसे हो, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए था, और वो आज जीत गया और सरकार हार गई। नहीं, झोपड़े में ऐसा दीपक को नहीं जलाएगा जिससे छानी जल जाए तो कोई फायदा नहीं हो, ऐसा नहीं चलाएगा कोई भी। अब मैं एक आपसे बात एक और जानना चाहूंगा यहाँ पे,
आप आए थे उससे ठीक पहले मैं लक्ष्मीकांत पारिक साहब से बात जानना चाह रहा था। मंथन हुआ है पार्टी में 2 दिन का इलेक्शन के हार के कारणों को लेकर के। लोकल बॉडीज के चेयरपर्सन्स को बुलाया, जिला प्रमुखों को बुलाया, प्रधानों को बुलाया है। वहां एक बात निकल करके आया कि ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा कारण बना है हमारे लिए, जो हार का कारण। लेकिन बावजूद उसके एक रक्षा कवच प्रदान कर रही है सरकार उन्हीं को। देखिएगा कि क्योंकि सरकार में जो मुख्यमंत्री बनता है उसके जो कोकस बन जाता है, उसके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं अधिकारी वर्ग, वही बताते हैं मुख्यमंत्री को कि साहब आपके पक्ष में चल रहा है, आपके खिलाफ चल रहा है, आप क्या करना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति पैदा हो गई ना, मुख्यमंत्री संगठन से दूर होकर के खुद की सत्ता कायम कर लेता है। जब खुद देखता है अपने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय केंद्रीकरण कर लेता है, वो स्थिति बनती है। आज अब मुख्यमंत्री ने देखिए कि विधायकों की बैठक लेना शुरू कर दिया आज से। नहीं खरो तो हाउस में हर मंगलवार को वैसे भी नहीं अब शुरू रेगुलर शुरू कर दिया। आज भी दिन भर मिल रही थी सब। आज तो विधानसभा अध्यक्ष के पास भी वो बैठ करके खाना खा के आई। उन्होंने आज का रूप परिवर्तित हो रहा है। उनको पता पड़ रहा है कि आम जनता के बीच जाऊंगी तो अब स्थिति वो नहीं होगी। देखिए जनता के बीच तो पहले भी गई है, जिलों में भी गई है, संभाग मुख्यालय पे भी गई है, ब्यावर में न्याय को आपके द्वार भेजा है उन्होंने। आप देखिए कि अब ब्यावर में घटना घटी, गई ना तत्काल, पहले नहीं जाती थी ऐसे उनको। आप देखिए बाढ़ पीड़ित, आप सुनिए लक्ष्मीकांत जी, आप क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के पक्षधर हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको सामने जाने दो। मुख्यमंत्री जी को पता पड़ेगा जब भी कुछ स्थिति। संगठन कितना कमजोर हो गया आपको तो पता है ना। संगठन का पता है क्या है? संगठन कमजोर था, उसी का कारण रहा कि आपकी पार्टी इस धरातल पे आ गई नीचे। तीनों चुनाव में हारने का कारण यह था कि संगठन को नहीं पूछा गया, पैसे को पूछा गया और उन व्यक्तियों को पूछा गया जिसका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं था। लक्ष्मीकांत जी खुद भी गए थे चुनाव में, उनको पता है क्या स्थिति थी। लोगों ने कहा हम तो वोट नहीं देंगे इस बार, अगर आना अगली बार। तो ये सारी स्थिति जब पैदा हो गई तो कैसे पता लग गया? मैं कह रहा हूँ आप मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन धरातल की स्थिति मुख्यमंत्री को कुछ स्थिति मालूम पड़ने लगी। वो बजट में देखने से मिलता है। मेरे आखिरी सवाल श्याम जी आपसे छोटा सा सवाल होगा, एक जैन साहब से एक आपसे छोटा सा सवाल है, मैं कम शब्दों में चाहूंगा आपसे। मुख्यमंत्री जी ने जब संडे को बैठक ली डिविजनल कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की, उसमें भी एक बात सामने निकल करके आई है जो पता लगा है कि योजनाओं की हकीकत से आपने सरकार को दूर रखा। यानी कि जो चीफ हैं, यानी कि मुख्यमंत्री है या संभाग वाले जो मंत्री हैं, चले मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकती, उनके आसपास लवाजमा होता है, सब चीजों को नहीं पहचान सकती। प्रभारी मंत्री क्या कर रहे थे? उनके पास तो ऐसा कोई वो भी नहीं होता है। इसका मतलब सर्किट हाउस से सरकार ही नहीं निकली, तो आप भरोसे कैसे रह सकते हैं आप उनके? देखिएगा कि मुख्यमंत्री तो भागदौड़ करती रही तो दिख रहा था, लेकिन आप हकीकत सब जब आप देखेंगे कि सरकार के अंदर जो लोग शासन चलाते हैं तो वो सोचते हैं कि शासन हम चला रहे हैं। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्रियों के अधिकार कितने सीमित है आप देख लीजिएगा, वो नहीं कर सकते कुछ। जिलों में जब जाता है अगर प्रभारी मंत्री है, अगर उसको मालूम या तो उनके प्रभारी मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। प्रभारी मंत्री जब कोटा में जाते हैं तो विधायक क्या बोलते हैं कि आपको पता है कि चिकित्सा मंत्री जी को किस तरह से लतेड़ा और किस प्रकार की हमारी कोई बात सुनने के तैयार नहीं। अधिकारी वर्ग अगर जब सुनता नहीं है ना, अब विधायकों की बात अधिकारी वापस सुनने लगे। कलेक्टर अजमेर ने मुख्यमंत्री को कहा था 50,000 से जीता के भेजेंगे हम, और बाद में भी कह रहे थे जीत रहे हैं साहब। जब उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या हुआ, कि साहब ये तो हमको पता नहीं, जनता का तो रुख ही पता नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें जनता के अनुरूप और अधिकारियों के अनुरूप अगर शासन चलाओगे, पहले के मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर हर जिले में। चलिए एक छोटा सा सवाल मैं जैन साहब से ले लो। जैन साहब क्या कुछ इस कानून को विड्रॉ करने के बाद अभी भी जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, पार्टी स्तर पर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री को खुद को इस बात का एहसास हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने मुझे बहुत बड़े अंधेरे में रखा, कुछ एक्शन दिखेगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी पर सरकार को एक्शन करना चाहिए। और इस काले कानून से एक बात जाहिर हो गई थी कि सरकार ब्यूरोक्रेसी को एक्शन लेने की बजाय भ्रष्टाचार करने के लिए संरक्षण दे रही थी। तो बेहतर है कि सरकार कार्रवाई कर दे, नहीं तो अब चूंकि रास्ता खुल गया है, आम जनता कार्रवाई करेगी और ब्यूरोक्रेट्स को रास्ता दिखाएगी। चलिए, तो विवादित कानून विधिवत रूप से हाउस से विड्रॉ कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री यूनुस खान कायदे से, क्योंकि बिल रखा था गुलाबचंद कटारिया, उन्हें वापस लेना था, लेकिन हाउस में मौजूद नहीं होने की वजह से यूनुस खान ने उसे विड्रॉ किया है और अब यह कहा जा सकता है कि विधिवत रूप से सरकार ने इसे वापस ले लिया है। चले, लेकिन अब एक्शन क्या होगा सरकार का, क्योंकि सरकार पे एक छाप लग चुकी है कि ब्यूरोक्रेसी को संरक्षण दे रही है और पार्टी स्तर पे जो डिस्कशन हो रहे हैं हार के कारणों पर, उसमें बड़ा कारण ब्यूरोक्रेसी को ठहराया जा रहा है। आने वाले दिनों में आफ्टर असेंबली सेशन मुझे लगता है कि बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है, जिसपे इसका भी असर होगा, कानून का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।